महीने एक में। मिनट एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अब कह दी, बहुत जबरदस्त बात दर्शकों के लिए है। आपने कहा कि एसआईटी सरकार ने गठित की, घोषणा कर दी, और शैलेंद्र नगरकर ने जो एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट में वो कहा गया है कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और सीसीटीवी फुटेज को हमने भेजा है सीएफएल कहां पता नहीं ऑडिट करने के लिए, एफएसएल ऑडिट के लिए। अब उस वो ऑडिट का जो रिपोर्ट आएगा, सीसीटीवी फुटेज का जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो आएगा, तो क्या अदालत ने ये पूछा कि आप एसआईटी जो जांच कर रही है उसका कहीं एफआईआर है या नहीं है? उस जांच का क्या महत्व है? बिना एफआईआर का इंक्वायरी का क्या महत्व है? अरे भाई, सारंग कोतवाल साहब ने पहले ही दिन ये पूछा था, कौन से प्रोविजन में आप बिना एफआईआर के इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसका जवाब दो। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, एक मिनट, मैं अब सीधा सवाल कर रहा हूं, जस्टिस गडकरी के खिलाफ क्यों नहीं एप्लीकेशन मूव होना चाहिए? क्योंकि आप ही ने कहा कि भैया हमको लॉ नहीं मालूम है, कानून नहीं मालूम है, ये हमारा बचाव नहीं हो सकता है। जब नहीं बचाव हो सकता है, जस्टिस सारंग कोतवाल ने जब पहले ही दिन पूछ दिया कि भाई तुम्हारी एसआईटी किस सेक्शन के तहत इंक्वायरी कर रही है, वेयर इज द एफआईआर, ये जस्टिस सारंग कोतवाल पूछ सकते हैं, तो फिर जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा? अभी फॉरगेट कि आपका एफआईआर रजिस्टर करें, मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस गडकरी ने सुनवाई की है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पर है, वीडियो में है। मैं ये कह रहा हूं जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के खिलाफ क्यों नहीं प्रोसिक्यूशन डिमांड होना चाहिए कि भाई एसआईटी किस कानून के तहत जांच कर रही है, एफआईआर किधर है, या एफआईआर होगा या नहीं होगा? सुनिए, क्या है, हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है हम पूरा अब मुझे हंसी आ रही है सर, अब मुझे हंसी आ रही है। आप भी ये समझ रहे हैं कि बात तो पकड़ लिया है। आप ये मान रहे हैं कि पकड़ा गए हैं जस्टिस? सुनो ना, पकड़ा गए हैं ना? जस्टिस है। अब ये बताइए, क्या वो कह रहे हैं आप डिमांड कर रहे हैं एफआईआर का? भाई आपके एफआईआर का तो छोड़ो भाई, एसआईटी जो 2022 से कर रही है जांच, जिसका एफिडेविट पर ये हवाला दे रहा है, उसका एफआईआर के बिना हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो भी बताइए, क्या एफआईआर के बिना हो सकता है इन्वेस्टिगेशन? नहीं। तो वो आप तो ऐसे बसा भरत की तरह कर रहे हैं, नहीं? तो अरे नीलेश जी, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है, 5 जजों की बेंच बैठ गई थी। ऐसे जुडिशरी में चल क्या रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने आज जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत जरूर देखेंगे इस शो को, और मैं उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। सीजीआई सूर्यकांत जी, आप मेरे मिलॉर्ड, आप देखिए क्या चल रहा है देश में। मजाक चल रहा है क्या? जुडिशरी में हो क्या रहा है? बिल्डिंगें बन रही हैं बढ़िया बढ़िया, तो नहीं तो जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड करेंगे आप? सुनिए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। जस्टिस गडकरी की जो भी गलतियां हुई थी, मैंने पहले भी बताया, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम उनको दे रहे हैं, फोर्थ एफआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम दे रहे हैं कि गैंग रेप मर्डर जैसे केस में आप वो पीड़ित के फैमिली को डिले नहीं कर सकते, आपको तुरंत ऑर्डर करना है, वो भी दिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 174 तो हो ही नहीं सकता। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको ना पोस्टमार्टम देखना है, ना कुछ, आपको सिर्फ यही देखना है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा, आरोपी का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, इसमें इतना ही देखना है आपको। ये केस लॉ भी
ये सारी चीजें उनको बताई, ये सारी चीजें मैंने जो बोला है राइटिंग में भी रिकॉर्ड पे है और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है। तो फिर जस्टिस गडकरी, अच्छा सारंग कोतवाल जी ने पूछा तो सारंग कोतवाल जी का कोर्ट ही बदल गया, बेंच ही बदल गया। उन्होंने बहुत सही सवाल पूछा था। अरे सुनिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो नियम से जस्टिस गडकरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, उसकी अवमानना हो गई उनकी तरफ से। आपका आरोप बिल्कुल सही है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग में यह भी है, मैंने गडकरी साहब को केस लॉ बताया और राइटिंग में ऑन रिकॉर्ड है कि आयोग को मैंडेटरी है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड करने के। मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, उसमें लिखा है 173 सीआरपीसी का रिपोर्ट जाना चाहिए कोर्ट में। इन्होंने खुद के एसीपी के पास दे दिया और उसका एक कॉपी हमको देना मैंडेटरी है। उसके ऊपर जस्टिस गडकरी साहब ने कानून का गलत नियम बताया। बोलते नहीं, बोले 173 जो है ना, वो सिर्फ 173(2) वाले जो केसेस है उसको लागू पड़ता है। 173 में क्लियर लिखा है कि इस चैप्टर में, जिसमें 174 वाला भी आता है, तो इस चैप्टर के सारे केस का इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में देना है। वो सेक्शन में लिखा है, इसके बेस पे हाईकोर्ट का जजमेंट दिया मैंने। तो आपको याद होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में गडकरी साहब क्या बोल रहे हैं, अरे हर बात पे जजमेंट रहता है क्या? अरे जब आप एक व्यू बोल रहे हो, मैं एक व्यू कह रहा हूं, तो इसमें मेरा व्यू सपोर्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हाई कोर्ट जजमेंट है, तो आप उसको देख के ये करो ना, रिजेक्ट करो मेरा एप्लीकेशन। तो उन्होंने वो देखा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सारी विषय होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है, दैट इज ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम बिल्कुल बताएंगे कि आपके हमने केस लॉ दिए, उन्होंने इसके हिसाब से अर्जेंट काम करना था, नहीं किया। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जो प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। देखो, जहां जहां लगा हमको, हमने वहां प्रोसिक्यूशन का एप्लीकेशन दिया और उस केस को हमने पूरा एकदम। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं जस्टिस गडकरी को और जस्टिस भोसले को बड़ी इज्जत करता हूं और मेरा बड़ा सम्मान है। वो सुनवाई कर भी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो सुनते रहते तो आखिर में वो निर्णय देते ही। लेकिन वो जिस तरह से सुन रहे थे उससे मुझे लग रहा था कि वो कुछ डिले कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं तो सिर्फ सारंग कोतवाल जी की बात को उठा रहा हूं कि भाई ये तो सरकार को पहले बताना पड़ेगा ना कि भाई अब वो एफिडेविट में लिख के कह रहा है एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 174 सीआरपीसी में चल रहा है, लिखकर दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और बल्कि जैसा मामला बीच में फिर से एक बार कोतवाल साहब के पास आया, तो सारंग कोतवाल साहब ने फिर से बोला उनको, इन्होंने जो केस लॉ दिया है इसका जवाब आपके नए एफिडेविट में दे देना। ये स्पेसिफिक बोला कोतवाल साहब ने। गडकरी साहब ने पूरा जजमेंट पढ़ा जो हमने सुप्रीम कोर्ट का दिया था, उसके आगे एक सवाल नहीं पूछा आयोग को कि ये जजमेंट तो बहुत क्लियर है, इसका जवाब क्या है आपके पास? पूछा ही नहीं उनको। पूछते तो यार भाई बताओ क्या है। जिस समय केस लॉ उन्होंने पढ़ लिया, उस समय अगर एक सवाल पूछते तो 10 मिनट का केस था, फिर 11वां मिनट नहीं लगता कि ये केस लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सारे केस लॉ को मिलाकर क्लियर कर दिया कि आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी रहो, आपका पुलिस रिपोर्ट कुछ भी रहो, आप कह रहे हो कि नहीं हुआ है ये, लेकिन ये एफआईआर है, कंप्लेंट है, इसमें स्पेसिफिक एलिगेशन है आदित्य ठाकरे इज द मर्डरर। और इन्होंने 4 लोगों को बताया कि इन लोगों ने मुझे बताया। सिंधु नागरपुरी का केस सेम है कि उसने कहा कि मुझे 4 लोगों ने बताया कि इसने मर्डर किया। हमने कहा कि नीतीश राणे ये वो सब इन लोगों के इंटरव्यू है, ये मीडिया रिपोर्ट है, इसके बेस पे यह आरोपी आदित्य ठाकरे है, मोबाइल टावर लोकेट एंड दिस। आप ऐसे केस में, वो केस लॉ में क्लियर लिखा है
पहले एफआईआर करो, बाकी बातें बाद में। 174 सीआरपीसी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट लागू नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, उसकी रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में फेंक दो, हो गया। तो अगर गडकरी साहब एक सवाल पूछ लेते उनको, हाँ ठीक है ये केस लॉ आपको दे दिया, और केस लॉ हमने ऐसा नहीं किया, हमने हमारे एफिडेविट के साथ में जोड़कर केस लॉ दिया। हमने कहा कि ये केस लॉ है, इसके बाद में भी इसने झूठा एफिडेविट दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आह्वान कर रहा है, इसको कस्टडी में लो। नहीं नीलेश जी, मैं कह रहा हूं कि आपका जो प्रेयर है, आपका जो एप्लीकेशन है, उस पर तो मैं आ रहा हूं बाद में। मैं कह रहा हूं कि जब उन्होंने पार्टी को बुला लिया, हालांकि पहले तो होना चाहिए था कि हाँ भाई अब पीड़ित के पिताजी आ गए हैं तो अब कुछ इधर उधर की बात ही नहीं है, जो आपका केस लॉ की बात कह रहे हैं, पहले तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से एफिडेविट हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसका मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो तकनीकी पक्ष पे जाता है ना, कानून के तकनीकी पक्ष को जाता है कि भाई तकनीकी पक्ष की सबकी भाई ये हो रही है या नहीं हो रही है, किसी चीज की अवहेलना हो रही है। तो तकनीकी पक्ष ये कहता है कि भाई मुख्यमंत्री ने, जो कि होम मिनिस्टर भी है, आदेश दे दिया एसआईटी जांच करेगी, ठीक है साहब, और उसका पूरा चारों तरफ चर्चा भी हो गया, एसआईटी जांच, एसआईटी जांच, एसआईटी जांच, एसआईटी जांच। एसआईटी जांच का तमगा लगा करके राजनीतिक रूप से जो कुछ भी उनको करना था वो हुआ, सब बात। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब एसआईटी जांच का आदेश, इसका मतलब है गृह मंत्री के आदेश की अवहेलना हुई, मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हुई। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि भाई जांच करो, एसआईटी गठित भी कर दिया, अनाउंस भी कर दिया। तो अब तो बाकी पुलिस ऑफिसर को करना था ना कि भाई जब मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि हमको इसकी जांच करनी है, तो बजाबता उसका एफआईआर रिपोर्ट दर्ज होगा, दर्ज किया जाएगा, किसी न किसी थाने को असाइन किया जाएगा, या मुंबई का पुलिस कमिश्नर होगा, कोई ना कोई होगा ना, उसका लिखित कुछ तो होगा कि भैया ये ऑफिसर हो गए हैं, अब ये सब जांच करेंगे। तो वो एफआईआर के बिना क्या जांच कर सकते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। नहीं कर सकते हैं, गैंगरेप और मर्डर का नहीं कर सकते हैं, सो वही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया। एक्सीडेंट का एसआईटी ने जो बना दिया कि क्या है मामला दिशा का, ऐसा कर सकते हैं। अरे जब ऑलरेडी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर किसी की कंप्लेंट आ जाए कि ये आरोपी और मर्डर हुआ है, उस समय एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी खत्म हो गया। नहीं, हम कह रहे हैं कि एसआईटी जो बनी, वो एसआईटी बिना एफआईआर का जांच शुरू कर सकती है क्या, ये मैं कह रहा हूं। एसआईटी तो काय के लिए बनाते हैं, लेकिन लॉ के हिसाब से एसआईटी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करके ही उसने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए गैंगरेप और मर्डर में। कॉग्निजेबल ऑफेंस जितने हैं उसके बगैर वो नहीं कर सकती है। तो वो कहेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में हम ऐसा जांच ही नहीं कर रहे हैं, फिर क्या यार, फिर से आप घुमा फिरा के वहीं पर आ रहे हो। अभी क्या बताया मैंने, जब हमारा कंप्लेंट और सुप्रीम कोर्ट बोलता कंप्लेंट एक बार आ गया, वो खत्म हो गया, पूरा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सब खत्म हो गया। अब एसआईटी ने एफआईआर किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं है, आपने जांच किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो तो सुप्रीम कोर्ट में यह बहस होगी। नहीं, अरे यार ये कोई सवाल है क्या, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इसी पे बहस होगी, इसी पर बहस होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत इस मुद्दे को अब संज्ञान में लेंगे, और सीजेआई सूर्यकांत से ही एक आशा देश को बंधी हुई है। अब देखना यह है कि सीजेआई सूर्यकांत के पास ये पहुंचने के पहले क्या मुंबई हाईकोर्ट इस पर गंभीरता से संज्ञान लेती है, और मुंबई हाईकोर्ट ये कहती है कि नहीं हम बेंच बनाएंगे और इमीडिएटली इसकी सुनवाई करेंगे, क्योंकि सीजेआई सूर्यकांत इस मुद्दे पर बहुत गंभीर हैं, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा और इस तरह के गैंगरेप और मर्डर का केस अगर उनके पास जाता है, और ये अगर जाएगा कि 1 साल हो गया है इस पर कुछ नहीं बढ़ा जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट इस दिशा में जल्द से जल्द निर्णय लेगी, और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह जो कमिंग वीक आ रही है उसमें कोई ना कोई तारीख मिल जाएगी, आदेश जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।